हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सबको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कोनको एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? संगमकालीन जो साहित्य है उसमें दो शब्द कोनको एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए, सेनाधिकारी के लिए या राजा के लिए? तो कोनको एवं मनन जो हैं ये राजा के लिए प्रयुक्त किए जाते थे संगमकालीन साहित्य में। अब जो संगम है ये क्या है? संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। और संगम काल का जो समय है ये 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी काल का जो समय है ये माना जाता है संगम काल। याद रखेंगे, प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था और इन्हीं कवियों द्वारा इन सभाओं में कई प्रकार के तमिल साहित्यों की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्यों को संगम साहित्य भी कहा जाता है और इन्हीं साहित्यों के द्वारा हमें दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में भी मदद मिलती है। तो याद रखेंगे, संगम क्या है? संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेरो, चोलो तथा पांड्यों का शासन था। इन राजवंशों के बारे में जानकारी हमें संगम काल के साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ये जो 3 राजवंश थे दक्षिण भारत के, चेर, चोल और पांड्य, इन राजवंशों के बारे में जानकारी हमें मिलती है संगम काल के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनसे हमें मिलती है। और ये कहाँ पर थे? तो यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष था, चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था तथा पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली था। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष, चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ तथा पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली था। याद रखेंगे, तो संगमकालीन साहित्य में कोनको एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, होयसल, कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग? तो चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो चोलों का राज्य फैला था तो कोरोमंडल तट में, दक्कन के कुछ भागों में। तमिलनाडु से जो ऊपर का हिस्सा था वहाँ पर चोलों का राज्य फैला था। जो दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें चोलों का राज्य था। और जो पांड्यों का शासन था, पांड्यों का शासन कहाँ पर था? जो तमिलनाडु, वर्तमान स्थिति जो तमिलनाडु की है वहाँ पर किसका शासन था? वहाँ पांड्यों का शासन था। और चेरों का शासन कहाँ पर था? चेरों ने कहाँ पर शासन किया? तो चेरों ने किया जो केरल की वर्तमान स्थिति है, केरल वाले भाग में किसका शासन था? तो चेरों का शासन था। याद रखेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। इसकी जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। चोलों ने मंतूर, ओरैयूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया और चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोलों की राजधानी थी कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर? तो चोलों की राजधानी क्या थी? ये थी तंजौर। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए, राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए या फिर लंका से व्यापार के लिए? तो चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ये चोल प्रशासन की विशेषता थी, या ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ये चोल प्रशासन की विशेषता थी, या राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार थे, ये चोल प्रशासन की विशेषता थी, या फिर कर संग्रह प्रणाली
का सस्ता एवं उचित होना, ये चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। आंसर हो जाएगा बी, ये चोल प्रशासन की विशेषता थी क्या, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो किस मंदिर परिसर में है, बृहदीश्वर मंदिर में है, लिंगराज मंदिर में है, कंदरिया महादेव मंदिर में है या लेपाक्षी मंदिर में है। तो बृहदीश्वर मंदिर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, बृहदीश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य, ये कांस्य है, देखिए सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्राय अष्टभुज है, षटभुज है, चतुर्भुज है या द्विभुज है। तो चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य की प्रतिमाएं हैं उनमें देवकृति जो है ये प्राय चतुर्भुज है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित हुआ? परांतक प्रथम के, राजराज प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के या राजाधिराज प्रथम के। तो तंजौर का जो बृहदीश्वर मंदिर है ये किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो ये हुआ राजराज प्रथम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? चालुक्यों ने, राजपूतों ने, गुप्त वंश ने या मौर्य वंश ने। तो किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? तो चालुक्यों ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। इनका राजवंश कहाँ पर था? तो ये थे दक्षिण भारत में, और राजपूतों और गुप्त वंश और मौर्य वंश ने उत्तर भारत पर शासन किया है। तो आंसर हो जाएगा ए, चालुक्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा सी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल वंश में, चालुक्य वंश में, पाल वंश में या सेन वंश में। तो किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्य वंश में प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। आंसर हो जाएगा बी, चालुक्य, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची या कन्नौज। तो चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। आंसर हो जाएगा ए, वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता है? तो प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता है? तगर, श्रीपुर, त्रिपुरी या ताम्रलिप्ति। तो आंसर हो जाएगा ए, तगर। तगर उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है? पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं या नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। तो चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा डी, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पुदुकोट्टे में, श्रीरंगम में या तंजौर में। तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। आंसर हो जाएगा ए, मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त प्रथम के करमदंडा शिवलिंग अभिलेख में या चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। तो संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा माना जाता है? महिषासुरमर्दिनी, नटराज, राम या सोमस्कंद। तो दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा माना जाता है नटराज की कांसे की प्रतिमा को, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा बी, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का या मौर्य कला का? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये है चोल कला का उदाहरण। आंसर हो जाएगा ए, चोल कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या ध्यानमग्न? तो शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ये करती है शिक्षक के रूप में। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश या पल्लव वंश? तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, चोल वंश। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो चोल वंश प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश, चेर वंश, पल्लव वंश या राष्ट्रकूट वंश? तो निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश जो है अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा ए, चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह कहाँ हैं? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के जो बहुत से ब्यौरे हैं वे जिन शिलालेखों में हैं वह कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में, उरैयूर में, कांचीपुरम में या उत्तर मेरूर में? तो ग्राम प्रशासन के जो ब्यौरे हैं वे किन शिलालेखों में हैं? ये हैं उत्तर मेरूर के शिलालेखों में। आंसर हो जाएगा डी, उत्तर मेरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पान वारियम, एरी वारियम, टोटम वारियम या संवत्सर वारियम? तो जो टोटट वोरियम है, टोटम, ये टोटम है, टोटम वॉरियम जो है ये उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो आंसर हो जाएगा सी, टोटम वॉरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए? कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में, राजराज प्रथम के शासनकाल में या राजाधिराज प्रथम के शासनकाल में? तो 72 व्यापारी चीन में भेजे गए कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र को, अगस्त्य को, वशिष्ठ को या सांभर को? तो किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य ऋषि को कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। तो आंसर हो जाएगा बी, अगस्त्य ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य या चोल एवं पांड्यों के मध्य? तो दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनते हैं इससे। तो ये किसके के बीच हुआ था? तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। तकोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था तकोलम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजराज प्रथम ने की थी, राजाधिराज ने की थी, राजेंद्र प्रथम ने की थी या विजयादित्य ने की थी? तो गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजेंद्र चोल ने, परांतक चोल ने, राजराज प्रथम ने या राजाधिराज ने? तो किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो ये की थी राजराज प्रथम ने। याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा सी, राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या फिर परांतक प्रथम ने या फिर आदित्य प्रथम ने? तो वो कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो वो था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो आंसर हो जाएगा ए, राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? कंबन, कुट्टन, नन्य या टिक्कण? तो तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था कंबन। आंसर हो जाएगा ए, कंबन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या विजयालय ने? तो निम्नलिखित किन चोल राजा में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या अधिराजेंद्र? तो वह चोल शासक कौन था जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था? तो वह थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। तो आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? राजेंद्र प्रथम ने, राजाधिराज प्रथम ने, कुलोतुंग प्रथम ने या अधिराजेंद्र ने? तो वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो वो था कुलोतुंग प्रथम। और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किसने की थी? तो वो की थी राजराज प्रथम ने। और श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किसने दी? तो वो दी कुलोतुंग प्रथम ने। दोनों अलग अलग हैं, याद रखेंगे। विजय प्राप्त किसने की थी? राजराज प्रथम ने। और जो श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी वो किसने दी? कुलोतुंग प्रथम ने। और कुलोतुंग प्रथम ने सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? महमूद गजनवी ने, बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गोरी ने या मलिक काफूर ने? तो चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो ये किया था मलिक काफूर ने। आंसर हो जाएगा डी, मलिक काफूर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीनी एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? फाहियान ने, वेनसांग ने, इत्सिंग ने या मातवालिन ने? तो किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीनी एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो वो है मातवालिन। यानी मातवालिन ने चीनी एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। आंसर हो जाएगा डी, मातवालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कदंब राजाओं की राजधानी थी तंजौर, वनवासी, कांची या बादामी? तो कदंब राजाओं की राजधानी क्या थी? तो ये थी वनवासी। आंसर हो जाएगा बी, वनवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या वेंगी नदी? तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो वेंगी नदी जो है पांड्य राज्य की जीवन रेखा नदी थी। तो आंसर हो जाएगा डी, वेंगी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तृतीय संगम हुआ था अरिकामेडु में, मदुरई में, एर्नाकुलम में या तूतीकोरिन में? तो तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। आंसर हो जाएगा बी, मदुरई में। अब देखिए, जो दक्षिण भारत का इतिहास था इसमें 3 संगम हुए थे। यानी कि जो संगम काल था दक्षिण भारत के इतिहास में, जो संगम काल था इसमें 3 संगम हुए। कौन कौन से 3 संगम हुए इसके बारे में देख लेते हैं। 8वीं सदी ईस्वी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। पहला संगम मदुरई में हुआ जिसके अध्यक्ष ऋषि अगस्त्यार थे। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ जिसके अध्यक्ष तोलकप्पियार थे तथा तृतीय संगम मदुरई में हुआ जिसके अध्यक्ष नक्किरार थे। याद रखेंगे, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला संगम मदुरई में हुआ, पहला और तीसरा दोनों किस में हुए? मदुरई में हुए। और जो दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ। पहला जो संगम था इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्यार और दूसरा जो संगम हुआ इसके अध्यक्ष थे तोलकप्पियार और तृतीय जो संगम हुआ इसके अध्यक्ष थे नक्किरार। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहला मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरई में। याद रखेंगे। तो तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर जो था वो किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था या विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो संगम युग में उरैयूर जो है ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। आंसर हो जाएगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, अरिकामेडु से, रंगपुर से या सतारा से? तो रोमन बस्ती जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है अरिकामेडु से। आंसर हो जाएगा बी, अरिकामेडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से या उपरोक्त सभी से? तो तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है ये संबंधित है किससे? व्याकरण और काव्य से। आंसर हो जाएगा सी, व्याकरण और काव्य। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलप्पादिकारम का लेखक कौन था? सिलप्पादिकारम का लेखक कौन था? इलंगो, परनर, करिकाल या विष्णु स्वामिन? तो सिलप्पादिकारम का जो लेखक था ये था इलंगो, ए। आंसर हो जाएगा ए, इलंगो। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल या पांड्य? तो संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो चेर, चोल और पांड्य हैं इनका संगम साहित्य में उल्लेख हुआ है, और जो कदम्ब है इनका उल्लेख नहीं हुआ है किसमें? संगम साहित्य में। तो आंसर हो जाएगा ए, कदम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? नंदी कल्बक्कम, कलिंग तुपर्णी या पेरिया पुराणम या कुरल? तो कौन से तमिल ग्रंथों में, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो कुरल को जो है लघुवेद की संज्ञा दी गई है। आंसर हो जाएगा डी, कुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक भाषा में, तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में या पाली भाषा में? तो जो कुरल है ये किस भाषा में है? तो ये है तमिल भाषा में। आंसर हो जाएगा बी, तमिल भाषा में। याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा दक्षिण भारत के इतिहास का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत का इतिहास भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास को, और उसे भी हम इसी तरह क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ के साथ ही कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो और ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।